डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे चुनाव और प्रतिनिधित्व के बारे में, जिसमें प्रारंभिक कक्षाओं में अपन ने हिंदुस्तान में किस प्रकार से चुनाव की प्रोसेस चलती है, कौन कौन सी प्रणाली के तहत यहाँ चुनाव होते हैं, जिसमें अपन ने देखा था एक में तो सर्वाधिक मतों से प्रत्याशी की जीत वाला, और एक देखा था अपन ने समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत। तो ये प्रणालियां अपन ने पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। आज अपन देखेंगे वो चुनाव के संबंध में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार किन किन लोगों को किस प्रकार से प्राप्त है उनके संबंध में। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब हो गया कि जिस प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर, जैसे उदाहरण की दृष्टि से अगर अपन हिंदुस्तान की बात करते हैं तो अपने हिंदुस्तान के अंदर जिस व्यक्ति की आयु है वो 18 वर्ष पूर्ण हो गई हो और जिसका भारतीय मतदाता सूची में क्या हो, नाम पंजीकृत हो, वो वोट दे सकता है। वो चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी भाषा को बोलने वाला हो। कहने का भावार्थ, भारत का वह नागरिक जिसकी आयु कितनी हो गई हो, 18 वर्ष पूर्ण गई हो और भारतीय मतदाता सूची है उसमें उसका नाम क्या हो, पंजीकृत हो, उसको वोट देने का अधिकार है। अगर अपन बात करते हैं अपने मूल संविधान की, तो उसमें जब बनाया गया था तो उसमें मतदान की आयु सीमा है वो 21 वर्ष रखी गई थी। और 61वें संविधान संशोधन के तहत 61वें संविधान संशोधन के तहत जो मतदान की आयु सीमा है वो 21 से घटाकर कितनी कर दी गई थी, 18 वर्ष से कर दी गई थी। तो वर्तमान में पूछे तो अपने को कितनी ध्यान में रखनी है, 18 वर्ष। और मूल संविधान की अगर अपन बात करते हैं तो कितनी थी, 21 वर्ष। तो ये बात भी ध्यान में रखनी है। यानी लोकतांत्रिक चुनाव में देश के समस्त वयस्क नागरिकों को, यानी जिसकी आयु कितनी हो गई हो, 18 वर्ष, वयस्क नागरिकों को चुनाव में वोट देने का अधिकार अति आवश्यक भी है आज के युग में। तभी एक प्रकार से अपन कह सकते हैं सार्वभौमिक सहभागिता वाली सरकार का गठन किया जा सकता है। और भारतीय संविधान निर्माताओं ने प्रत्येक वयस्क नागरिक को वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया है और प्रत्येक 18 वर्षीय वयस्क भारतीय नागरिक को वोट देने का अधिकार प्राप्त है। अगर बात करें मूल संविधान की, तो मूल संविधान के अंदर जो व्यवस्था थी वो थी 21 वर्ष। मूल संविधान में वोट देने का अधिकार 21 वर्ष का था और 61वें संविधान संशोधन के तहत उसको क्या कर दिया गया, संशोधित कर 21 वर्ष से कितना कर दिया, 61वें संविधान संशोधन के तहत संविधान संशोधन के तहत 18 वर्ष। और सभी नागरिकों को चुनाव में खड़े होने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है और चुनाव का प्रतिनिधि होने का अधिकार प्राप्त है। और चुनाव लड़ने के लिए आय, शिक्षा, वर्ग, लिंग के आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। तो इसको बोलते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार। यानी कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, भारत का नागरिक होना चाहिए और जो निश्चित शर्तें हैं वो पूर्ण करता हो। क्योंकि अपन अगर आयु सीमा पूर्ण नहीं कर चुके हैं, अपरिपक्व हैं और हैं, जो भी योग्यता है वो अगर पूर्ण नहीं करते हैं, चुनाव नहीं लड़ सकते। बाकी हम भारत के नागरिक हैं और जो अपना निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, उसने जो निर्धारित सीमा का एक सीमा का निर्धारण किया गया है, उस दायरे में अगर अपन आते हैं तो अपन चुनाव लड़ सकते हैं, चाहे वो अपनी आय कितनी हो, शिक्षा, वर्ग, लिंग, इनके आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये बात भी अपने को क्या रखनी है, ध्यान में। और इस प्रकार की एक प्रकार से स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए जो एक आयोग का गठन किया गया है, जिसको अपन बोलते हैं इलेक्शन कमीशन, यानी कि निर्वाचन आयोग। और भारत के अंदर अगर अपन निर्वाचन आयोग की बात करते हैं, निर्वाचन आयोग, तो निर्वाचन आयोग का जो गठन किया गया है वो किया गया है संविधान के आर्टिकल 324 में। यह संविधान का आर्टिकल है, यानी अनुच्छेद है 324 में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। तो निर्वाचन आयोग का कार्य है चुनाव की जो व्यवस्था है उसको एक प्रकार से सुदृढ़ ढंग से निष्पक्ष चुनाव करवाने की। और इसी संबंध में अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो भारत का निर्वाचन आयोग स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था करता है। यानी कि जितने भी चुनाव होते हैं उसमें बिल्कुल किसी भी प्रकार की धांधली नहीं होती, बिल्कुल निष्पक्ष करवाए जाते हैं, पारदर्शी करवाए जाते हैं। ये जिम्मेवारी है वो किसके, इलेक्शन कमीशन की, अर्थात निर्वाचन आयोग की। और भारत में निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए प्रत्येक राज्य में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है।
ये भी अपने को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। और वैसे अपन देखते हैं अपने हिंदुस्तान के अंदर दो प्रकार का अपने निर्वाचन आयोग है। एक तो है सेंट्रल इलेक्शन कमीशन यानी केंद्रीय निर्वाचन आयोग, जिसका उल्लेख है संविधान के आर्टिकल 324 के अंदर। और प्रत्येक राज्य के अंदर एक अपनी पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव करवाने की जो जिम्मेदारी दी गई है वो दी गई अपने स्टेट इलेक्शन कमीशन को, राज्य निर्वाचन आयोग को। उसकी अलग से विशेषता है, ये भी अपने को क्या रखना है, ध्यान में। यानी जो ये केंद्रीय निर्वाचन आयोग है, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है, ये अपने जितने पार्लियामेंट के चुनाव हैं, जैसे लोकसभा का, राज्यसभा का, राष्ट्रपति का, अपने राज्य की विधानसभाओं का, इन सब के जो चुनाव हैं उनका कौन करवाता है, अपना जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है वो करवाता है। अगर बात करते हैं 33वें 34वें संविधान संशोधन के तहत वो जो ग्रामीण और नगरीय स्थानीय स्वशासन की अगर अपन बात करते हैं, पंचायती राज के चुनाव, तो वो करवाता है स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग। ये बात भी अपने को क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। इसी के साथ भारत के निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए प्रत्येक राज्य में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। और सन 1993 में 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई, जिससे निर्वाचन आयोग क्या होगा, बहुसदस्य होगा। यानी शुरुआत में एक ही सदस्य होता था और अब इनमें 2 और जोड़ दिए गए, तो अब ये बहुसदस्य हो गए, यानी एक से अधिक सदस्य हो गए। और निर्वाचन आयुक्त, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, वो निर्वाचन आयोग का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। ये बात भी अपने को क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। यद्यपि दोनों अन्य निर्वाचन आयुक्तों की तुलना में उसे ज्यादा शक्तियां प्राप्त नहीं होती है। और अपने निर्वाचन आयुक्त होता है, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है अपने इलेक्शन कमीशन का, वो और जो निर्वाचित आयुक्त होते हैं उसकी जो आयु सीमा है, यानी कि ये पद पर कितने दिन तक बने रहते हैं, तो 6 वर्ष और 65 वर्ष, 2 इसमें ऑप्शन दिए मिलेंगे। यानी कि चाहे तो वो नियुक्ति के बाद 6 वर्ष तक रह सकता है, अगर उसकी आयु सीमा कितनी हो गई हो, 65 वर्ष तक से अधिक हो जाती है, तो उससे पहले भी 6 वर्ष से पहले भी उसको पद छोड़ना पड़ता है। कहने का भावार्थ हुआ, यानी 6 वर्ष के लिए उसकी नियुक्ति की जाती है। आयु सीमा का जो निर्धारण है वो 65 वर्ष तक भी है। यानी कोई व्यक्ति मान लीजिए 62 वर्ष की आयु में अगर इस पद पर आता है निर्वाचन आयुक्त के, तो वो 3 वर्ष तक ही रहेगा, क्योंकि वो 65 वर्ष कितने वर्ष बाद कर लेगा, 62 वर्ष का है तो 65 वर्ष कर लेगा वो 3 वर्ष बाद। तो अगर 60 वर्ष का है तो वो पूरा 5 वर्ष तक रहेगा, अगर वो 55 वर्ष का है तो वो 6 वर्ष तक अपने पद पर बने रहेगा। यानी जो भी इसमें से पहले हो, चाहे वो 6 वर्ष हो, चाहे वो उसकी आयु सीमा जो अधिकतम है 65 वर्ष वो हो, इन दोनों में से एक लागू होती है। जो भी पहले होती है वो इसमें मान्य होगा। यानी कि कहने का भावार्थ हुआ कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, और जो इन निर्वाचन आयुक्तों की जो एक प्रकार से इनका कार्यकाल है वो रखा गया है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। और इनमें इसकी नियुक्ति के बाद इनके कार्यकाल से पूर्व संसद द्वारा विशेष बहुमत द्वारा एक प्रस्ताव के आधार पर इनको राष्ट्रपति द्वारा हटाया भी जा सकता है। यानी इस पर एक प्रकार से, जिसको महाभियोग प्रस्ताव भी अपन कह सकते हैं, महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा इनको समय से पहले भी अगर ये अपना जो कर्तव्य है उसका ईमानदारी के साथ अगर पालन नहीं करते हैं, तो समय से पहले भी इनको क्या किया जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है, संसद में एक विशेष बहुमत के साथ, और उसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा उनको पद से हटाया जाता है। यह बात भी अपने को क्या रखनी है, विशेष ध्यान में रखनी है। इसी के साथ अगर अपन बात करते हैं निर्वाचन आयोग के कार्य क्या हैं, तो एक तो है जो मतदाता सूची होती है, अपनी इलेक्शन कमीशन की जो मतदाता सूची है, उस मतदाता सूची का एक प्रकार से निर्माण करना कि किन किन व्यक्तियों को एक प्रकार से जोड़ना है, किन को हटाना है। यानी कि जो व्यक्ति नए हैं, जिनकी आयु सीमा है, जो भारत के नागरिक 18 वर्ष पूर्ण है, उनको जोड़ना, या कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उनको हटाना। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस है उनका जो एक चलती रहती है, वो किसका कार्य है, निर्वाचन आयोग का है। दूसरा है चुनाव का समय व कार्यक्रम तय करना कि कौन सा चुनाव कब करवाना है, किस प्रकार से करवाना है, क्या समय सीमा रहेगी, वो पूरा का पूरा एक प्रोग्राम होता है, कार्यक्रम होता है, उसका निर्धारण है वो कौन करेगा, इलेक्शन कमीशन करेगा। और चुनाव भी किस प्रकार से करवाएगा, बिल्कुल निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी करवाएगा। ये जिम्मेदारी भी किसकी है, अपने इलेक्शन कमीशन की है। यह बात भी अपने को क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। इसी के साथ अगर अपन बात करते हैं तो विभिन्न जो राजनीतिक दल होते हैं उनको मान्यता देना, जैसे राष्ट्रीय जो एक तो होता है राष्ट्रीय राजनीतिक दल, एक स्टेट विशेष पर होता है, तो इन प्रकार से किन राजनीतिक दलों को एक प्रकार से राष्ट्रीय स्तर की मान्यता होती है, इनके बारे में जो कार्य है वो भी इलेक्शन कमीशन का होता है।
और बाकी अपन पढ़ेंगे आगे कि किन परिस्थितियों में कितनी सीटें आती हैं, किस प्रकार की परफॉर्मेंस रहती है किसी राजनीतिक दल को जिससे उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है। और राष्ट्रीय जो राजनीतिक दल है उनके बारे में आप जानते हैं, जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, सपा है, बसपा है, ये अनेक दल है, इनके बारे में विस्तार से अपन आगे क्लास में पढ़ेंगे। और ये पूरी की पूरी एक प्रकार से प्रोसेस है जिसमें चुनाव में मान्यता राजनीतिक दलों को देना या अनेक चुनाव के संबंध में किस प्रकार से सुधार हैं, और आज का निर्वाचन आयोग है वो अधिक और स्वतंत्र और अधिक प्रभावशाली भी हो गया है। तो इसके बारे में जो बाकी की बात है कि किस प्रकार से ये चुनाव करवाता है, क्या प्रोसेस रहती है, कौन से राजनीतिक दलों को किस प्रकार से ये राष्ट्रीय स्तर की मान्यता देती है, उसके संबंध में पढ़ेंगे अपन आगे की नेक्स्ट कक्षा में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।